सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं, कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा मृदा विज्ञान के जो पोषक तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछ गए हैं, उनको हम आज आपको हल कराएंगे। और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और जो है आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, मृदा में कह रहा है मृदा में नाइट्रीकरण के लिए क्या कह रहा है, मृदा में नाइट्रीकरण के लिए सीमाकारी कारक कौन सा है, के लिए सीमाकारी कारक कौन सा है। कह रहा मृदा में नाइट्रीकरण के लिए सीमाकारी कारक कौन सा है, ठीक है। कह रहा ऑप्शन ए पानी, बी नाइट्रोजन, सी पीएच मान, डी फास्फोरस। तो मृदा में नाइट्रीकरण के लिए सीमाकारी कारक कौन सा है, तो पीएच मान है। क्या है, पीएच मान है। तो पीएच जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है नाइट्रिफिकेशन के लिए। पीएच जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि पीएच मान का एक पीएच मान होता है कि जिसपे बैक्टीरिया जो है कार्य करता है, ठीक है। एक सीमा ऐसी होती है कि अधिक पीएच मान होने पर भी बैक्टीरिया सक्रिय नहीं रहता है, और जो है कम पीएच होने पर भी बैक्टीरिया सक्रिय नहीं रहता है। तो पीएच मान जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, किस फसल में जिप्सम का प्रयोग अधिक किया जाता है। आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि मूंगफली के फसल में जो है कैल्शियम की कमी से जो फली होता है वो नहीं बनता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए मूंगफली की फसल में जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और सरसों की फसल में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों की फली में जो हम गंधक का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, किसकी पूर्ति के लिए। तो सरसों की खेती फसल में जो गंधक की पूर्ति के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लग्जरी कंजम्पशन क्या है, एक शब्द आता है लग्जरी कंजम्पशन। क्या कहता है, अतिग्राह्यता लग्जरी क्या है, लग्जरी कंजम्पशन किससे संबंधित है, तो ये पोटास से। किससे, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, किससे, पोटास से संबंधित है ये। अगर पूछ लेता है कि अतिग्राह्यता लग्जरी कंजम्पशन किस पोषक तत्व से संबंधित है, तो वो पोटास से है। किससे है, पोटास से है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, पौधा मृदा में अगर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पोटेशियम है तो पौधे इसको ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है
कह रहा कि जल प्लावित या जल भराव या वाटर लॉगेज मृदा में जो है पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रोजन को पौधे जो है किस फॉर्म में लेते हैं, NH4 क्या कह रहा है, NH4 आयन यानी अमोनिया के रूप में लेते हैं। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्लावित धान में यूरिया, जल प्लावित धान की फसल में यूरिया सुपर ग्रेनुअल, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल होता है, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल मतलब जिसको बड़ा दाना कहते हैं। बड़े दाने क्या कह रहा है, बड़े दाने ज्यादा उपयोगी होते हैं। क्यों ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्यों ज्यादा उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है डिनाइट्रीकरण द्वारा हानि कम होती है। ऑप्शन बी इससे अमोनिया वाष्पन हानि कम होता है, वाष्पन हानि कम है। सी इससे रिसाव हानि न्यूनतम है। क्या है? इससे रिसाव हानि न्यूनतम है। डी कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका भूमि में स्थिरीकरण कम है। क्या है? इसका भूमि में स्थिरीकरण कम है। तो जल प्लावित धान की फसल में यूरिया ग्रेनुअल यानी सुपर ग्रेनुअल जो है बड़े दाने का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका रिसाव हानि कम है। क्या है? इसका रिसाव हानि न्यूनतम है। ऑप्शन सी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 45 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड प्रतिपूर्ति के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है? कह रहा है कि जो है 45 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड के लिए कितने किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 60 किलोग्राम जो है 60 किलोग्राम मिलता है, 60% मिलता है। तो 100 kg में, इसलिए 1 kg 100/60, इसलिए 45 kg। तो आप 45 × 60/100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 45 × 60/100। 60 किलोग्राम 100 kg में, तो इससे कट गया 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 15,
5 9 सॉरी 100 नहीं होगा, अरे उल्टा लग गया, ये 100/60 गुणे 45, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये 5 दूनी 10, सॉरी अरे 2 पंजे 10, 2 तीन 6 और 3 9 अरे 3 5 15, 15 पचे 75 kg, कितना लगेगा 45 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड के लिए जो है 75 किलोग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% जो है फास्फोरस पाया जाता है। कितना पाया जाता है 60%। बर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है, तो बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केचुआ का प्रयोग होता है। किसका, अर्थवर्म का प्रयोग होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो है अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित करें। ठीक है, कह रहा है सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में क्या है, अम्लीय उर्वरक। ठीक है, अम्लीय उर्वरक, और कह रहा अम्ल तुल्यांक। अम्ल तुल्यांक मतलब किस उर्वरक में कितना अम्ल तुल्यांक होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और बी कह रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं ताकि मैचिंग में आसानी हो, यूरिया। और सी कह रहा है जो है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। क्या कह रहा है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। और डी क्या कह रहा है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। डी कह रहा है अमोनियम सल्फेट। क्या कह रहा है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, 110 93 128 80, ये जो है इसका क्या है, तुल्यांक है। किसका, ये अम्लीय उर्वरक हैं और उनका जो तुल्यांक जो है ये दाहिने साइड दिया गया है। तो यूरिया का 80 ये मैच हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड का 128, और अमोनियम सल्फेट का एक जो है 110। अमोनियम सल्फेट का कितना होगा 110, और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का 93। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का 128 अम्ल तुल्यांक, यूरिया का 80, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का 93 और अमोनियम सल्फेट का 110। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? धान किस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो है किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है? तो किसमें? अमोनिया के रूप में। किसके रूप में? धान जो है अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। कौन कौन करते हैं? धान, आलू। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। धान और आलू जो है अमोनिया को जो है ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम किसने प्रतिपादित किया था? कह रहा है इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन अनुपात किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था, दोनों हो गया। मिचलिस क्या है? मिचलिक 1990। बी कह रहा है जो है मैसी 1936। मैसी 1936। और सी कह रहा है जो है विल्कॉक्स 1929। विल्कॉक्स 1929। और डी कह रहा है जीबी लिविंग 1800 कितना है? 1840 ना, 1840। तो इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम किसने प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था? तो वो किया था विल्कॉक्स 1929। किसने किया था? विल्कॉक्स 1929 ने किया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। विल्कॉक्स 1929 ने इसको जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा क्रॉप लॉगिंग तरीका है। क्या है? क्रॉप लॉगिंग एक तरीका है। क्या है? क्रॉप लॉगिंग तरीका है पादप विश्लेषण। क्या कह रहा है? पादप विश्लेषण, जिससे फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्ञात हो। ठीक है, पादप विश्लेषण जिससे फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्ञात हो। ऑप्शन बी मृदा उर्वरता ज्ञात करने का। सी क्या कह रहा है जो है फसल क्षति आकलन। क्या कह रहा है? फसल
क्षति आकलन, फसल क्षति आकलन। और डी क्या कह रहा है, उर्वरकों की उपयोगिता का परीक्षण। क्या कह रहा है, उर्वरकों की उपयोगिता का परीक्षण। तो ऑप्शन क्रॉप लॉगिंग क्या है, एक पादप विश्लेषण जिससे फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्ञात होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा किस समूह का जीवाणु जो है फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है। देखिए फास्फोरस की घुलनशीलता के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्फोरस की घुलनशीलता को किस समूह का जीवाणु जो है बढ़ाता है, तो वह है स्यूडोमोनास। क्या है, स्यूडोमोनास। फास्फोरस की घुलनशीलता को मृदा में कौन बढ़ाता है, स्यूडोमोनास बढ़ाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज़ोटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से, वो कौन सी क्रिया किसमें करता है, तो असहजीवी में। क्या, असहजीवी रूप में, किसमें, असहजीवी रूप में। और राइजोबियम सहजीवी रूप में, ठीक है। अज़ोटोबैक्टर असहजीवी रूप में करता है और राइजोबियम जो है सहजीवी रूप में। आप इसको नोट कर लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। कह रहा है डीएपी में जो है कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो डीएपी में जो है 18% नाइट्रोजन और 46% पी, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए मैंने बताया कि राइजोबियम जो है सजीवी जीवाणु होता है। कह रहा है फास्फोरस पी का मान ज्ञात करने के लिए, पी का मान यानी फास्फोरस, पी मतलब फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए, कह रहा फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को किससे गुणा करते हैं। पी का मान ज्ञात करने के लिए P2O को किससे गुणा करते हैं, ऑप्शन ए 2.416 से, बी कह रहा है जो है 0.125 से, सी कह रहा है 0.437 से, और डी कह रहा है डी कह रहा है जो है 3.583 से, ठीक है। तो P का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को जो गुणा करते हैं वो 4.437 से, किससे करते हैं, 0.437 से, ठीक है। ये जो एक रेंज होता है कि 0.44, इसको जो है 0.43 से या 0.44 से, इन दोनों में से कोई भी होगा वो आंसर आपका सही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीवाणु जो है फास्फोरस उपलब्ध कराता है, तो कौन कराता है, बैम यानी माइकोराइजा।
आप इसको अलग क्वेश्चन पेपर पे पन्ने पे लिख लीजिए, बार बार पूछा गया है ये। माइकोराइजा जो है आपको फास्फोरस उपलब्ध कराता है, ठीक है। कह रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, आप इसको नोट कर लिए। कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वातावरण से असहजीवी करता है, तो अजिटोबैक्टर करता है, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। हरे उर्वरक की फसल कौन सी है, तो सैंजी, सनई, ढैंचा, ये सब जो है हरे उर्वरक की और दलहनी फसल की हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहे कि यूरिया का जब छिड़काव करते हैं तो वह किस परसेंटेज में होता है, तो वो जो है 2% में होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो अगला कह रहा है सनफ्लावर और बकव्हीट, कह रहा किसके उदाहरण हैं, तो क्या किसके उदाहरण है, नॉन लेग्यूमिनेसिव क्रॉप है, ये दलहनी फसल है वो सनफ्लावर, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन नॉन लेग्यूम मैन्योर, ग्रीन नॉन लेग्यूम मैन्योर की इसका उदाहरण है, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो आज हमने कुछ क्वेश्चन बताए। देखिए बगल में जो है कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इससे डिस्टर्बिंग हो रहा है, इसलिए मैं क्लास को बंद करता हूँ आज की परिचर्चा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।